बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके, लेकिन अगर आपको अच्छी फसल प्राप्त करनी है तो इसके लिए नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आय में वृद्धि भी होगी। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि कृषि दर्शन के माध्यम से ये तमाम नई जानकारियां आप किसानों तक पहुंचती रहें। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर मंत्रालय से पर। मंत्रालय से सेगमेंट में हम आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, ताकि आप तक जल्द से जल्द जानकारियां पहुंच सके। विशेषज्ञों से हम जानकारी लेते हैं कि कैसे हमारे किसान सरकार की योजनाओं का उचित लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा कैसे अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देख रेख करें। मैं आज एक नया उपलब्धि के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका नाम है विस्तार। विस्तार से आपको आपका जो खेती के बारे में या फसल के बारे में या फर्टिलाइज़र के बारे में, नया स्कीम्स के बारे में, मौसम के बारे में जो आपका सवाल होगा उसको आप आसानी से ये ऐप में या फ़ोन से आप पूछ सकते हो आपका भाषा में, और आंसर और उसका आपका सवाल का जवाब आपका लैंग्वेज में मिल जाएगा आसान तरीक़ा से। ये जैसा बन रहा है, इससे जो रिसर्च जो होता है वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा, और जो स्कीम का इंफॉर्मेशन है या आपका जो उपलब्धि मिलना चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलने का एक तरीका हो गया। आपको विस्तार के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में जाके विस्तार टाइप कीजिएगा, VISTAAR ये टाइप करेगा तो आपका जानकारी मिल जाएगा। और आने वाले दिन में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विस्तार से ये भी बड़ा जानकारी आपको मिलेगा आपका लैंग्वेज में कि आपका मौसम क्या हो सकता है। आपको ये भी जानकारी होगा शायद कि कभी बारिश होगा, आप कब कटाव कर सकते हो, या आपको क्या क्या कीटनाशक डाल सकते हो आप, और कुछ कभी कीड़े मकोड़े का प्रॉब्लम होगा तो आप फ़ोटो लेके उसके बारे में भी जान सकते हो। ये सब इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम में आपको बोल से समस्या का हल मिलेगा। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे बेबी कॉर्न के बारे में, जिसे हम शिशु मक्का भी कहते हैं। बेबी कॉर्न की बात करें तो ये बड़े मक्कों की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनकी मांग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर वो क्षेत्र जो कि बड़े शहरों के आसपास है, वहाँ के किसानों के लिए बेबी कॉर्न की खेती में अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुपयोगी फसल है। ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है।
बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है। पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है, ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग 1 बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग 1 बीता हो और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, वहां टपक
या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है, जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है। जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई दशकों से हम अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मिट्टी की सेहत भी बिगड़ रही है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि रसायन मुक्त खेती को अपनाया जाए और ऐसे में प्राकृतिक खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसे बहुत सारे किसान अपना रहे हैं। ऐसे एक किसान हैं हिमाचल प्रदेश के स्वास्तिक चौहान, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसके लाभ भी वो महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में उनकी कामयाबी की कहानी। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को
प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। घर
आपके बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की ऐसी ही एक योजना पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। आप भी सोचे होंगे कि ये प्रोग्राम किसानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है और स्कूलों में जाकर बताया जा रहा है कि कैसे हम समझ सकते हैं कि मिट्टी की सेहत बेहतर रहे। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे छात्रों को समझाया जा रहा है कि कैसे मिट्टी की जाँच की जाती है और कैसे हमारे किसानों को या फिर हम सबको पता चल सकता है कि मिट्टी की सेहत में कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसे दुरुस्त करना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे छात्र भी इसको लेकर काफ़ी रुचि ले रहे हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का ये एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर।
मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, आप समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं? बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे स्कूलों में छात्रों को सॉइल हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके पत्र और आपके ईमेल हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कृषि संबंधित कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।